हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एन के में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन डेली की डेली जो टेस्ट सीरीज है वो डाल रहे हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन बात करेंगे, वही 100 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। आज का अंतर्गत जो आपका पेपर रहेगा वो आपका जो प्रीवियस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर है उसको सोल्व करने वाले हैं। तो अपन बात करेंगे जो आज का प्रीवियस पेपर है वो रहेगा आपका जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है 2018 की, जो जोधपुर विश्वविद्यालय है उसके द्वारा जो लिया गया है ये एग्ज़ाम, उसका पेपर है। और आपके बात करूँ मैं आपके, अपन 7 या 8 दिन के अंतर्गत रेगुलर प्रीवियस पेपर भी अपन सोल्व करने वाले हैं। तो जितने भी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर हो चुके हैं उनके अपन बात करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आपके सामने पता ही होगा कि पहले आती है आपकी सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुआ शब्द है तो तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जब राइट आंसर की बात की जाए तो ये कौन सा आपका तद्भव शब्द हो जाता है। यह आपका जोधपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। और जो जोधपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था 2018 के अंतर्गत, इसका पेपर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो सो में कौन सा सर्वनाम है, जो और सो में सर्वनाम कौन सा है। प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जब राइट आंसर की बात की जाए तो वो कौन सा है, संबंधवाचक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लुटेरा में प्रत्यय बताइए। तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय, ई है, एरा है, आरा है या लू है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आई होप आपको सभी पता ही होगा। तो लूट प्लस एरा है ना। तो लूट क्या होता है आपका मूल शब्द हो जाएगा और एरा क्या होता है इसके अंतर्गत प्रत्यय आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो आता है उल्लास। उल्लास में संधि विच्छेद होगा, उत प्लस लास, उल प्लस लास, उल प्लस लास, उल प्लस लास। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, आपको पता ही होगा इसका कि जो उत प्लस लास होता है जो तय लय के अंतर्गत चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। और ये आपकी कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि वीणा पाणी कौन सा समास है। तो वीणा पाणी में कौन सा समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि है या करण तत्पुरुष समास है। तो जब इसके राइट आंसर की बात की जाए तो वो कौन सा होगा, आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वीणा पाणी किसे कहते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है। तो वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है कौन सा है, तो दो प्रांत नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, अनुकूल नहीं है, पुनरुद्धार नहीं है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो कौन सा हो जाता है, आपका तदोपरांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स अपन कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका कम टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए अभी टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है और ये रिवीजन का टाइम होता है। तो इसके अंतर्गत अपन इसीलिए अपन क्विकली इसके अंतर्गत फास्ट तरीके से अपन क्या करते हैं, क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कम टाइम के अंतर्गत पूरा एक बार सिलेबस एक बार कवर हो जाए। और यहाँ पे पेपर सोल्व करते हो तो यहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कितना आपका मॉडरेट पेपर रहता है या फिर आपका इजी पेपर रहता है, उसका भी थोड़ा आकलन हो जाता है। तो डेली की डेली एक एक वीडियो आते रहेंगे, हर पेपर सेट में सोल्व करवा दूंगा। इससे काफ़ी आप लोगों का फायदा होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। निवारण होगा, अनिवार्य होगा, निरपेक्ष होगा, अनिवार्य होगा। तो उसका अपन बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो आपका अनिवार्य हो जाएगा। कि आपको पता है जिसका निवारण नहीं होगा मतलब कि वो अनिवार्य है, तो कंपल्सरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, उनमें से हरकत शब्द का अनेकार्थक चुनिए। तो हरकत शब्द का अनेकार्थक कौन सा होता है, सेहत छुटकारा, दंड सजा, नतीजा फल या गति चेष्टा। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, गति और चेष्टा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। यह आपके जो सुपरवाइजर का पेपर था आपके जोधपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया गया है। आपको मैं फिर से बता दूं, और जो आंसर बता रहा हूँ जो उनकी यूनिवर्सिटी के द्वारा ही रिलीज की गई थी आंसर की, उसके ही आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बांसों का उछाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा, नीचे से ऊपर चढ़ना, बहुत खुशी होना, पागल होना, उछल कूद करना। तो इसका राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, आपका बहुत खुश होना, यानी कि बांसों का उछलना, बहुत खुश होना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। परिग्रह के अंतर्गत कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो परि है, प्र है, प्रति है या परा है। तो इस क्वेश्चन की जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपको पता होगा परिग्रह। तो परि आपके अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिजात का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो अभिजात का विलोम शब्द कौन सा होगा, कुलीन होगा, सामान्य होगा, एकुलीन होगा या वंचित होगा। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें वो कौन सा हो जाएगा, आपका एकुलीन हो जाएगा। अभिजात का विलोम शब्द क्या होगा, एकुलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो अच्छा शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है वो किस में हुआ है। यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आगे, अच्छा है वह अभी आगे। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द गुण का समानार्थक शब्द नहीं है। तो मूल शब्द होता है आपका, उसका गुण का समानार्थक शब्द नहीं है। वो कौन सा नहीं है, विश्लेषण नहीं है, धर्म नहीं है, रस्सी नहीं है, प्रभाव नहीं है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, विश्लेषण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्न में से एक लोकोक्ति की विशेषता नहीं है। तो लोकोक्ति की कौन सी विशेषता नहीं है, स्वतंत्रता वाक्य होता है, यह एक वाक्यांश होता है, अनुभूत सत्य छिपा होता है, लोक प्रचलित उक्ति होती है। तो इसको जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि यह स्वतंत्र वाक्य होता है। तो ये स्वतंत्र वाक्य नहीं होता, इसके अंतर्गत सॉरी इसके अंतर्गत क्या होगा, ये एक वाक्यांश होता है, ये वाक्यांश नहीं होता, बाकी एक स्वतंत्र वाक्य होता है और जो अनुभूत सत्य छिपा हुआ होता है। बिल्कुल सही बात है कि अपन तभी ही लोकोक्ति का यूज़ करते हैं जब उसके अंतर्गत अनुभूति जो आपका सत्य होता है वो छिपा होता है और लोक प्रचलित तो होता ही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, दही शब्द का लिंग क्या होगा। तो दही शब्द का जो लिंग होगा वो कौन सा होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंगी या फिर इन दोनों में होंगे। तो इसका जब राइट आंसर की बात की है तो वो कौन सा होता है, पुल्लिंग होता है। तो आपको पता होगा दही जमता है ना, जमती थोड़ी है। तो ऐसे वर्ड का यूज़ करोगे तो उससे पता चल जाएगा ना, तो दही जमता है, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा पुल्लिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब भाग 2 आता है, यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान और इतिहास संस्कृति। तो आपको पता ही होगा कि 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाते हैं और 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के पूछे जाते हैं। तो अब ये सेकेंड पार्ट आ गया आपका, है ना। तो हिंदी का कंप्लीट हो गया, अब अपन एक ये आपके जीके की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीके का आपके पास में, जीवाश्म उद्यान स्थित है तो नागौर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या बीकानेर में। तो आपको पता होगा जीवाश्म उद्योग जो उद्यान है वो आपका जैसलमेर के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नागौरी एक नस्ल है तो नागौरी किसकी है, गाय की है, ऊँट की है, एड की है, बकरी की है। तो आपको पता होगा जो नागौरी नस्ल है वो आपकी गाय की हो जाती है, गाय की नस्ल हो जाती है, ये भारवाह की नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जिंक सल्फेट प्लांट है तो जिंक सल्फेट का जो प्लांट लगा हुआ है वो कहाँ है, देबारी में है, निम्बोड़ा में है, भिवाड़ी में है या ब्यावर के अंतर्गत स्थित है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे, ये कहाँ पर आपका देबारी के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी फसल के क्षेत्रफल राजस्थान में प्रथम स्थान है। तो कौन सी क्रॉप है जिसके अंतर्गत आपका जो राजस्थान है जो प्रथम स्थान रखता है। तो सरसों, बाजरा, तिल, मक्का। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, आपको पता ही होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा होता है और बाजरे के अंतर्गत ही सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मुदालियर आयोग का गठन किया गया था। तो मुदालियर जो आयोग था उसका गठन किया गया था शिक्षा सुधार के लिए, औद्योगिक सुधार के लिए, खाद्य सुधार के लिए, स्वास्थ्य सुधार के लिए। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो आपका शिक्षा सुधार के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, शिक्षा किस सूची का विषय है। तो शिक्षा है राज्य सूची का है, संघ सूची का है, समवर्ती सूची का है या विशेष सूची का है। तो अपन इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ये आपके किसके अंतर्गत आता है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ बता दूँ आपको कि जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जितने भी पेपर होते हैं उसके अंतर्गत आपके कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जो आपके RSSB बोर्ड के द्वारा जो पेपर लिया जाएगा RSSB बोर्ड के द्वारा, उसके अंतर्गत आपके टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। और अगर टॉपिक से बाहर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो डिलीट भी हो जाते हैं, है ना। इसका विषय ध्यान रखना। तो आपको जो आपका सिलेबस है उससे बाहर नहीं पढ़ना है ना, जितना भी आपका सिलेबस है उसके अंतर्गत ही आपको पढ़ना है और आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो ले आऊँगा जिसके अंतर्गत आपको बताऊँगा कि कैसे आपको शॉर्ट यानी कि कम टाइम के अंतर्गत आप अपनी मेजर चीज़ें कैसे इंक्लूड कर सकते हो या कैसे उनको याद कर सकते हो और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले भी एक मैंने वीडियो डाला था, वो आप जरूर जाके देखना, जिसके अंतर्गत कंप्लीट एनालिसिस डाला हुआ है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंतर्गत दोनों के अंतर्गत 18 और 21 के अंतर्गत कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं
और कहाँ से आने की संभावना है। तो आपको उससे आइडिया लगेगा, पूरा एनालिसिस करोगे, विश्लेषण करोगे, उससे पूरा पता चल जाएगा आपको, है ना। तो वो वीडियो जरूर जाके देखना है एक बार। और बाकी मैं कमेंट बॉक्स के अंतर्गत या फिर इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी वो पिन कर दूंगा, तो वो वीडियो जरूर देखना, उससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको कि पेपर कहाँ से पूछा जाता है और कहाँ से क्वेश्चन उठ के आए थे आपके दोनों एग्जामों के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, राजस्थान में आर्थिक उदारीकरण, है ना, उदारीकरण का प्रारंभ हुआ था 1990 में, 1996 में, 1994 में, 1996 के अंतर्गत। तो राइट आंसर की अपन बात करें तो इसके अंतर्गत आपका कौन सा हो जाता है, 1994 में राइट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ अब, जैसे आपको ये क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा पंचायती राज की वैधानिक स्वरूपता प्राप्त है। तो वो कौन सा प्राप्त हुआ था, 70वें, 71वें में, 72वें में या 73वें में। तो इसके राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे तो ये हुआ था आपके 72वें जो संशोधन हुआ था संविधान संशोधन उसके अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो जो शिक्षा के रूप के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है तो वो कौन से संशोधन में हुआ था, 84वें संशोधन में, 85वें, 85वें संशोधन में, 86वें संशोधन में या 87वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसके जब राइट आंसर की बात आती है तो वो क्या होता है, 86वें संशोधन के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, कोई व्यक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी शहर में सूचना प्राप्त नहीं कर सकता, वो कौन सा है, जयपुर में, गुवाहाटी में, जम्मू में या दिल्ली के अंतर्गत। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो कहाँ है, आपका जम्मू के अंतर्गत। यहाँ पे आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आहट सभ्यता मानी जाती है तो वो कौन सी है, ताम्रकालीन है, मध्य पाषाणकालीन है, नव पाषाणकालीन है या सिंधुकालीन है। तो इसके राइट आंसर की तो अगर बात करें तो आपको पता ही होगा, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन सा है। और अगर आपके पास में दो ही सभ्यता आती है, ये पहले इसका राइट आंसर बता दूं मैं आपको कि ताम्रकालीन सभ्यता मानी जाती है। इसके अलावा आपके पास में दो ही सभ्यता है, आपको इन दोनों सभ्यताओं को अच्छे से रटना है, कालीबंगा और आहट को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसने राजपूतों को अग्निवंशीय बताया है। तो अग्निवंशीय किसने बताया है, चंद्रबरदाई ने, मोनोत नैन्सी ने, गौरीशंकर ओझा ने, जेम्स टोड ने। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो आपके सामने आ जाता है, आपका जो चंद्रबरदाई है उन्होंने राजपूतों को क्या है, अग्निवंशीय बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। तो किसने किया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने, पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने या अजयराज चौहान ने किया था। तो इसके जब राइट आंसर की बात की जाती है तो आपको पता ही होगा, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे इन्होंने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पद्मावत ग्रंथ था उसको किसने लिखा था। तो आपके मलिक मोहम्मद जयसाई द्वारा लिखा गया था, चंद्रसेन द्वारा, रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखा गया था, मोहनौत नैन्सी के द्वारा लिखा गया था। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपको पता होगा, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो आपका पद्मावत नामक ग्रंथ है वो लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय इतिहासकार के हिंदू पथ के नाम से किसे विख्यात है। तो आपको पता ही होगा, ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और आपको भी काफ़ी बार पढ़ लिया होगा। तो जो राणा सांगा थे उसे हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है, और सैनिकों का भग्नावशेष के नाम से भी आपके राणा सांगा जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें कि हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन अब देख लो 2018 के अंतर्गत आ गया, आपके जो जोधपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा कृषि प्रवेशक में पूछा गया है। इसके अलावा 2021 के अंतर्गत जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत भी डायरेक्ट पूछा गया था कि हल्दीघाटी का युद्ध था वो कब लड़ा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उससे क्या होगा कि जैसे कि आप 5 पेपर सॉल्व करोगे तो 5 से अगर 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, मान लो कि अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो 30 नंबर होते हैं। तो 30 नंबर तो आपके फिक्स हो रहे हैं ना, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो मैं बता दूं कि 5 दिन रेगुलर जुड़ना आपको, मैं प्रीवियस पेपर जितने भी हैं वो मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। इसके साथ ही जितने भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन होंगे वो तो मैं आपका डालने वाला ही हूँ, लेकिन 5 इतने इंपॉर्टेंट पेपर हैं कि जो जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो मैं आपको एक बार सोल्व करवा दूंगा, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 30 से 40 मिनट के अंतर्गत आपको कंप्लीट ये पेपर हो जाएगा। और अगर आप 2x के ऊपर देखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे। ये 10 से 15 मिनट के अंतर्गत आप कंप्लीट वीडियो देख लोगे और 100 क्वेश्चन सोल्व कर दोगे।
तो चलिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आपको पता ही होगा 18 जून 1576 के अंतर्गत लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, सज्जनगढ़ या फिर आबू। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके मेवाड़ का मैराथन कहलाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, दिवेर का युद्ध कहते हैं। और मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहते हैं, तो ये जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि मोहम्मद नैन्सी मंत्री थे। तो मोहम्मद नैन्सी थे वो किसके थे, जसवंत सिंह के, रावजोधा के, राजा उदय सिंह का या मालदेव का। तो आपको अब ये भी आइडिया लग गया होगा फ्रेंड्स कि ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, जसवंत सिंह। पहले तो ये बता दूं, लेकिन आपको आइडिया लग रहा होगा कि अब देख लो अपन सोल्व करते हैं उनमें से पेपरों के अंतर्गत कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। अपन टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अपन ने आज तक जितने भी सोल्व किए हैं वहाँ से आपको 80% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कामड़िया पंथ था, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे, तो रामदेव जी थे, संत पीपा जी थे, संत जी थे या संत रामचरण जी थे। तो कामड़िया पंथ के जो संस्थापक थे आपके, वो कौन थे, आपके रामदेव जी थे। आपको ये पहले भी बता दिया मैंने आपको, और आपको पहले भी पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि कामड़िया पंथ के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे, रामदेव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गैव सागर जलाशय कहाँ है, तो जयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर में है या जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, वो कहाँ पर है, आपका डूंगरपुर के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, छप्पन का मैदान स्थित है। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य, प्रतापगढ़ और कोटा के मध्य, बांसवाड़ा और उदयपुर के मध्य, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य। तो आपको पता होगा जो छप्पन का मैदान है ना, तो वो छप्पन का मैदान है जो आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य की जगह होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और अगर जब आपको पूछ लिया जाए कि छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, आपकी बाड़मेर के अंतर्गत स्थित है। तो ये भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि छप्पन की पहाड़ियाँ पूछी जाए तो बाड़मेर में है, और छप्पन का मैदान पूछा जाए तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। हरिकेली नाटक के लिखा था, जो हरिकेली नाटक है वो किसने लिखा था, विजयराज चतुर्थ ने लिखा था, मंडन ने, जयनायक ने, पंडित जयदेव ने। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन हो जाते हैं, आपके जो विग्रहराज चतुर्थ, जिसे कि बिसल देव के नाम से जाना जाता है, तो उसने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। राजस्थानी चित्रशैलियों की जननी किसे माना जाता है, तो मेवाड़ शैली को माना जाता है, मारवाड़ को माना जाता है, बीकानेर को माना जाता है या किशनगढ़ को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपको पता होगा जो मेवाड़ शैली है उसे सबसे प्राचीनतम भी माना जाता है, और जो जितनी भी चित्रशैलियाँ हैं उनकी जननी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। चिरमी है वो ये क्या है, लोकगीत है, लोक वाद्य यंत्र है, लोक चित्रकला है, लोक नृत्य है। तो अगर चिरमी की जब बात की जाती है तो आपको पता ही होगा ये क्या है, आपका एक लोकगीत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। ख्याल क्या है, तो एक लोक नाट्य है, लोकगीत है, लोक नृत्य है या लोक संगीत है। तो आपको पता ही होगा कि ख्याल है एक लोक नाट्य होता है ये, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, वो है कि औषधीय पादप गिलोय का वानस्पतिक नाम क्या है। तो औषधीय पादप जो आपका, सॉरी, इसके अंतर्गत अपन ने, हाँ 40 क्वेश्चन देख लिए ना अपन ने, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ अब ये थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है ना, अपन ने बीच के अंतर्गत ये करें। चलिए ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, मतलब कि अपन ने हिंदी के 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए और जीके के 25 क्वेश्चन सोल्व अपन ने कर चुके हैं। अब बात करते हैं जो आपके एग्रीकल्चर के आते हैं उनमें। तो सस्य विज्ञान के, उद्यान विज्ञान के और पशुपालन विज्ञान के आपको 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पेपर का पैटर्न यही रहता है और उसी के अकॉर्डिंग इनमें पूछा जाता है। तो जो सस्य विज्ञान है उनके अंतर्गत भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बात करें बीकानेर ग्रीन किसकी किस्म है, तो टिंडे की है, ब्रोकली की है, पालक की है, करेले की है। तो आपको पता होगा कि जो बीकानेरी ग्रीन है वो आपकी टिंडे की किस्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, शीतकालीन एक वर्षीय पुष्प है। तो जो शीतकालीन एक वर्षीय पुष्प है वो कौन सा है, डेजी है, अमरे इस हो जाएगा, फोबिया हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसके जब राइट आंसर की बात करेंगे, जो डेजी होता है वो शीतकालीन एक वर्षीय पुष्प होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औषधीय पादप गिलोय का वानस्पतिक नाम क्या है। तो औषधीय पादप जो गिलोय होती है उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया होता है, या कैंगिया ओंगिस्टिफोलिया होता है, क्लोरोफाइटम जो वाशिंगेटियम एनम होता है, या प्लांटगो ओवेटा होता है।
तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो आपका गिलोय होता है उसका नाम क्या होता है, टिनोस्पोरा कॉर्डियोफोलियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगर फ्रेंड्स अगर जल्दी के अंतर्गत या फिर आपको अगर किसी क्वेश्चन के अंतर्गत अगर गलती से गलत आंसर बता दिया जाए तो आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बता सकते हो। वैसे तो अगर इसके अंतर्गत जो गलती होने की चांसेस है वो 99% नहीं रहते, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन वीडियो बना रहे होते हैं ना, तो कई बार गलत आंसर टिक हो जाता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन के अंतर्गत गलती लगे तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको इसके अंतर्गत पिन कर दूंगा अगर कोई गलत बताया जाता है। तो वैसे मैं 99% कोशिश करता हूँ कि आपको प्योरिटी के साथ में बताया जाए, यानी कि वेरिएशन ना आए। चलिए अपन बात करें कि अमरूद किसका समृद्ध स्रोत होता है, तो विटामिन सी का, बी का, ए का या सी का। तो अपन आप लोगों को पता ही होगा कि जो अमरूद का होता है तो उसके अंतर्गत सर्वाधिक क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सी आ रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है विटामिन ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि विटामिन सी ही सर्वाधिक होता है, चाहे ऑप्शन कितने ही दो, है ना। तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ट्रिस्टेजा वायरस होता है वो किस में लगता है, तो आपका नींबू में, पपीता में, केला में या आम के अंतर्गत लगता है। तो ट्रिस्टेजा जो वायरस होता है वो आपके नींबू के अंतर्गत लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पूसा जॉइंट और पूसा मेजेस्टिक किसकी किस्म है, पपीते की, अमरूद की, अंगूर की है या आम की है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो पूसा मेजेस्टी होती है वो आपके पपीते की वैरायटियाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि नींबू के कैंकर रोग का कारण क्या है। तो नींबू के अंतर्गत जो कैंकर रोग लगता है वो जीवाणु के कारण लगता है, विषाणु के कारण, कवक के कारण, माइकोप्लाज्मा के कारण लगता है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो किसके कारण लगता है, आपके जीवाणु के कारण लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन बात करें, खजूर का कुल होता है तो पामेसी होता है, रेमनेसी होता है, मुजेसी होता है या एनाकार्डियेसी होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा होता है, पामेसी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पाना या स्क्वैश में न्यूनतम टीएसएस होता है वो कितना होना चाहिए, 40 से 50, 20 से 30, 25 से 35, 50 से 60। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कितना होता है, आपके 40 से 50 के लगभग जो आपका टीएसएस होता है जो इस केस के अंतर्गत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जो टूटी फ्रूटी है वो क्या होती है, जैम होती है, जेली होती है, कैंडी होती है, शरबत होता है। तो जो टूटी फ्रूटी होती है वो आपकी एक प्रकार से माना जाए तो वो जेम का ही रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि भेड़ से एक ना एक या दो क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। मैं आज फिर आपको बोल रहा हूँ कि नोट कर लीजिएगा, आपको एक या दो क्वेश्चन आपको भेड़ में से देखने को मिलेंगे। बात करें कि भेड़ के मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है, तो 16.5 दिन होती है, 18.5 दिन, 20.5 दिन, 13.5 दिन। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके भेड़ के मध्य चक्र की अवधि होती है वो आपकी 16 दिन या आपको 17 दिन भी कई जगह देखने को मिलेंगे। तो 17 दिन के लगभग होती है, तो 16 या 17 दिन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, साइलेज के किण्वन द्वारा कौन सा अम्ल बनता है, तो लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल या ओलिक अम्ल। तो आपको पता ही होगा साइलेज के अंतर्गत जो किण्वन होता है उसके द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, पशुओं में पेचिश रोग का कारण क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, विषाणु होता है, जीवाणु होता है या कवक होता है। तो इसकी बात करेंगे वो कौन सा होता है, आपके प्रोटोजोआ के कारण आपका पेचिश रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पशु आहार में विषाक्ता पदार्थ जो गोसिपोल पाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोसिपोल किसके अंतर्गत पाया जाता है, बिनोला के अंतर्गत, ज्वार के अंतर्गत, लूसन के अंतर्गत या बरसिम के अंतर्गत। तो आपको पता होता है बिनोला यानी कि कॉटन के अंतर्गत आपका गोसिपोल नामक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। तो भारत के अंतर्गत जो दूध उत्पादन के अंतर्गत स्थान है वो कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो आपको पता ही होगा कि अभी 2-3 महीने पहले अभी रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार अपन बात करें जो राजस्थान के अंतर्गत, जो भारत के अंतर्गत जो राजस्थान का दूध उत्पादन में है वो कौन सा स्थान है, आपका पहला स्थान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी उत्तेजक औषधि है। तो कपूर है, फिनोविक्स है, नीला तोता है या उपरोक्त सभी है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, आपका जो कपूर होता है उसे उत्तेजक औषधि के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय के बछड़े में पहला चौणक जोड़ा कब निकलता है। तो 6 माह पर, 8 माह पर, 12 माह पर या 15 माह पर। तो जो पहला जो चौणक जोड़ा निकलता है वो आपके 6 माह पे निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूध के अंतर्गत जो मुख्य शर्करा लैक्टोज होती है तो वो किससे मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज व ग्लेक्टोज से, ग्लूकोज व ग्लूकोज से, ग्लूकोज व फ्रक्टोज से, फ्रक्टोज व ग्लेक्टोज से।
तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपकी दूध के अंतर्गत जो लैक्टोज शर्करा होती है, जो दूध का कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कौन सी, जिसे कि कार्बोहाइड्रेट को अपन लैक्टोज कहते हैं, तो वो किससे बने हुए होते हैं, तो ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बनी हुई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करिए, किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। भेड़ के दूध में, बकरी के दूध में, गाय के दूध में या भैंस के दूध के अंतर्गत। तो यहाँ पे अगर ऊँट का भी ऑप्शन आता तो ऊँट सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अपन बात करेंगे कि इस क्वेश्चन को तो क्या होता है आपका, विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाएगा वो भेड़ के अंतर्गत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। या आपके सुपरवाइजर का जो पेपर हुआ था जोधपुर के द्वारा, उसके अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। और मैं आपको फिर से ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके सुपरवाइजर के अंतर्गत जो आंसर की जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग आपको बताए जा रहे हैं। तो चलिए अपन बात करें कि दूध का क्वथनांक बिंदु होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 99.15 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन कितने हो जाते हैं आपके, 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सामान्य दूध का पीएच होता है तो 7 से कम होता है, 7 के बराबर होता है, 7 से अधिक होता है या 8 के बराबर होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो कितना होता है आपका, 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी कितनी होती है। तो 0.5%, 1%, आपके 1.5% या 2% के लगभग होती है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि जो अधिकतम नमी स्वीकार्य होती है वो होती है आपकी 0.5% से, यानी कि 0.5% ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके घी के अंतर्गत जो नमी होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पनीर में सूक्ष्म पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा होनी चाहिए। तो न्यूनतम वसा कितनी होनी चाहिए सूक्ष्म पदार्थ के आधार पर, 50%, 40%, 60% या 65%। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें वो कितनी होनी चाहिए आपके, 50% होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय की भारतीय संकर नस्ल कौन सी है। जो गाय की भारतीय संकर नस्ल है वो कौन सी है, साहिवाल है, करण स्विस है, ब्राउन स्विस है या उपरोक्त सभी। तो आपको आंसर दिख रहा होगा कि ये क्या हो जाता है आपका, करण स्विस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, भैंस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किस जो नस्ल है, कौन सी नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है मेहसाना, टोडा, मुर्रा या तराई माना जाता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, और जो यूनिवर्सिटी ने सही आंसर माना था वो क्या माना था आपका, तराई माना था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, बकरी की जखराना नस्ल का उद्गम स्थल है। तो जो बकरी की जखराना नस्ल है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, मेवात है, मेवाड़ है या हाड़ौती क्षेत्र है। तो बकरी की जखराना नस्ल है, इसका अपन ने पिछले क्वेश्चन पेपर में भी सोल्व किया था और मैंने बताया था कि जो जखराना नस्ल है ये सामान्यतः बकरी की है और ये कहाँ पे पाई जाती है आपके, मेवात वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भेड़ का वैज्ञानिक नाम। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि फ्रेंड्स अपन ये पेपर 2018 जोधपुर यूनिवर्सिटी का सोल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आपको जो जितने भी आगे आने वाला पेपर है उसके अंतर्गत काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि अब भेड़ का वैज्ञानिक नाम पूछा है, ऐसे ही इससे मिलता जुलता है, यानी कि आपके 2021 का पेपर देखोगे उठा के, RSSMB बोर्ड के द्वारा जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था उसमें बकरी का वैज्ञानिक नाम पूछा था। तो आप जैसे ही ये पेपर सोल्व करते हो तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। तो बात करेंगे ओविस एरिस, कैप्रा हिरकस, बोस इंडिकस या इनमें से कोई नहीं। तो भेड़ का नाम क्या होता है आपका पता ही होगा, जो ओविस एरिस होता है वो अपन भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर होता है। कैप्रा हिरकस होता है वो आपकी कौन सा होता है, बकरी का नाम होता है। बोस इंडिकस की बात की जाती है तो ये गाय का नाम होता है, और वो भी कौन सी, देसी गाय का नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से पशुओं में से सूडो रूमिनेंट कौन सा होता है। तो सूडो रूमिनेंट की बात की जाए तो वो कौन सा पशु है, ऊँट है, बकरी है, भेड़ है या गाय है। तो यहाँ से भी एक चीज़ और बता दूँ फ्रेंड्स कि ऊँट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊँट के हर जो सुपरवाइजर का पेपर है, हर पेपर के अंतर्गत 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको विशेष रूप से ऊँट को अच्छे से पढ़ना है ना, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके कंफर्म आने वाले हैं। तो अगर सूडो रूमिनेंट की बात की जाए तो वो कौन होता है आपका, ऊँट होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करें कि यदि ऊँट में 4 स्थायी कर्तनक हो तो उसकी उम्र क्या होगी। तो 6 वर्ष होगी, 4 वर्ष होगी, 5 वर्ष होगी या 8 वर्ष होगी। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करी जाए तो वो कौन सी होगी आपकी, 6 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि रोमन नाक भेड़ की किस नस्ल का लक्षण है। तो रोमन नाक किसमें पाई जाती है, चोकला में, मगरा में, नाली में या सोनाड़ी के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसके राइट आंसर की जब बात की जाएगी तो वो कौन सी होती है आपकी, चोकला होती है, जिसके अंतर्गत रोमन नाक पाई जाती है भेड़ के अंतर्गत बात की जाए। और अगर बकरी की बात की जाए तो आपकी कौन सी होगी, जमुनापारी के अंतर्गत रोमन नाक पाई जाती है। तो विशेष रूप से इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो MS रंधावा द्वारा, BP पाल के द्वारा, BL चोपड़ा के द्वारा, MS स्वामीनाथन के द्वारा। तो मैं आपको फिर से फ्रेंड्स ये बता दूं आपको कि ये इसके अंतर्गत पहले राइट आंसर बता देता हूँ, वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये MS रंधावा के द्वारा। लेकिन आपको पता होगा कि अपन ये 2018 का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पेपर सोल्व कर रहे हैं, और यही क्वेश्चन, ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपका 2023 के अंतर्गत है ना। 2023 में जो आपका SKN के द्वारा जो आपका सुपरवाइजर का पेपर कंडक्ट करवाया गया था, उसके अंतर्गत डायरेक्ट ऐसे के ऐसे ये क्वेश्चन छपा था। तो ये पेपर कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आप समझ सकते हो कि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से क्या है कि पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से उच्च विश्लेषक उर्वरक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया, DAP या सोडियम नाइट्रेट नहीं है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, वो कौन सा हो जाता है आपका? सोडियम नाइट्रेट आपका उच्च विश्लेषक उर्वरक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, NP4, NP52 और NP165 किस्म किस फसल की है? तो गेहूं की है, धान की है, मक्के की है या ज्वार की है? तो जो NP सीरीज वाली है वो किसकी है आपकी वैरायटी? तो इसकी अपन बात करिए किसके, गेहूं की है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हजार दाना किस फसल का खरपतवार है? ये क्वेश्चन अपन अब ज़्यादा भी नहीं तो 5 से 7 बार सोल्व कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि जो हजार दाना खरपतवार है वो किसका, आपके बाजरे का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, धान की अगेती किस्में हैं। तो धान की अगेती किस्में है वो कौन सी आपकी? पूसा है ये, है ना, ये अभी प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। तो ये क्या है, पूसा 33, नरेंद्र धान 86, पूसा 44, सरजू 52, मालवीय 36, नरेंद्र 359 या उपरोक्त सभी। तो इसके राइट आंसर की जो बात करेंगे वो कौन सा होती है आपकी? पूसा 33 और नरेंद्र 86, ये क्या है आपकी धान की अगेती किस्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी रसायन पर 35 EC लिखा है और 100 ग्राम सक्रिय तत्व के लिए रसायन की कुल मात्रा लगभग होती है, तो कुल रसायन की मात्रा कितनी होगी आपकी? 285 ml होगी, 185 ml होगी, 35 ml होगी, 135 ml होगी। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें डायरेक्टली, तो इसके जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 285 ml हो जाएगी। और एक और क्वेश्चन कि आप लोगों को अगर जैसे भी उर्वरक वगैरह, अगर फर्टिलाइजर वगैरह और वो निकालना नहीं आता है ना, कि कितने उर्वरक चाहिए, कितने नाइट्रोजन पे के ऊपर कितना वो चाहिए, तो अगर वो चीज़ आपको शॉर्ट तरीके से सीखनी है या आपको समझना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर 10 से 15 लोग अगर ये बोलेंगे कि हाँ आपको वो न्यूमेरिकल्स वगैरह सीखने हैं, तो मैं एक वीडियो प्रॉपरली यानी कि अच्छे से समझाया हुआ वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन ये तभी किया जाएगा जब 10 से 15 लोग तो ऐसे बोले कि हाँ उनको ये चीज़ सीखना है, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो भी डालता हूँ और फिर आप लोग देखते भी नहीं हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना परेशान होने से। तो फिर इससे अच्छा है कि किसी ना किसी को तो फ़ायदा होना चाहिए। तो अगर ऐसे 10-15 विद्यार्थी भी होंगे कि जिनको इन चीज़ों के अंतर्गत प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं कि उनके लिए अपन वीडियो सोल्व करवा देंगे, जो वीडियो के माध्यम से वो आसानी से जो कैलकुलेशन वगैरह है वो अपनी कर पाएंगे। तो चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये भी आपको पता होगा कैलकुलेशन से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा और हर बार आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कपास की पहली संकर किस्म कब विकसित की गई थी? तो 1970 में, 1972 में, 1974 में, 1976 के अंतर्गत। तो आपको पता होगा कि जो आपके जो कपास की पहली संकर किस्म थी वो आपकी 1970 के अंतर्गत तैयार की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा बात करूँ कि कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी जो पहली कपास की संकर किस्म थी वो कौन सी थी, वो आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पनीर छिड़काव के लिए यूरिया की अनुशंसा की जाती है। तो ये चीज़ अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि पन्नी छिड़काव के लिए कितना होता है, तो 2.5 से 3% होगा, 3 से 5% होगा, 5 से 7.5% या 7.5 से 10.5% होगा। तो आपके जो पन्नी छिड़काव के लिए जो यूरिया की अनुशंसा की जाती है वो कितनी की जाती है? 2.5 से 3%, यानी कि 2% के लिए अपना यूरिया के लिए छिड़काव के लिए उपयुक्त माना जाता है। और इसके अंतर्गत बायोरेट की मात्रा 0.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। धान की फसल में ड्रम कल्चर विधि का उद्देश्य क्या है? जल की बचत करना, पोषक तत्वों की बचत करना, बीज की बचत करना या पादप संरक्षण के लिए।
तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो जल की बचत के लिए अपन क्या करते हैं, धान के अंतर्गत जो ड्रम कल्चर है वो विधि का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हेरिंग बोन विधि है वो कौन सी है, जल निकास की है, जल मांग की है, अंतरसस्य की है या बुआई की है। तो आपको बताया होगा कि जो हेरिंग बोन विधि है वो आपकी जल निकास की यानी कि ड्रेनेज की विधि है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि पादप एवं जंतु अवशेष और जैविक पदार्थों के अपघटन की क्रिया के द्वारा जो यौगिक संश्लेषण प्रक्रम होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, पोडोलाइजेशन कहते हैं, ग्लाइजेशन कहते हैं, सेलेनाइजेशन कहते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी मैटर होता है या आपके पास में जीव जंतु के अवशेष वगैरह होते हैं तो वो क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाता है। तो उसके बाद में जो प्रक्रम के बाद में होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उस प्रक्रम को आपको ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि खनिज होश में नाइट किसका स्रोत है, तो आपका मैग्नीज का है, लोहा का है, जिंक का है या कॉपर का होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो किसका होता है, मैग्नीज का होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सिल्ट का कणाकार होता है वो आपका क्या होता है, 0.2 से लेकर 2.0 mm के होते हैं, 0.02 से लेकर 0.002 mm होते हैं, या 0.002 से लेकर के 0.0002 mm होते हैं, या 2.0 से लेकर 2.02 होते हैं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कितना होता है आपका, 0.02 से लेकर 0.002 mm होते हैं सिल्ट के कणाकार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ वो आता है आपके पीएच धारणा की खोज किसने की। जो पीएच है उसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी, विटनी ने की थी, डोकोचेव ने की थी या बेकमैन ने की थी। तो अपन राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको पता होगा जो पीएच की खोज की थी वो आपके सोरेनसन ने की थी। आपको इसकी डेट बतानी है कि कौन सी सन के अंतर्गत की थी। इसके अलावा मैं बात करूँ पीएफ की बात की जाती है तो इसको फील्ड है ना, उसके द्वारा इनकी खोज की गई थी पीएफ की, इसको फील्ड के द्वारा। और अगर बात करेंगे पीएच की तो वो किसके द्वारा, सोरेनसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्षारीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है। तो क्षारीय मृदाओं में उपलब्धता होगी वो मोलिब्डेनम की होती है, बोरियम की होती है, मैग्नीशियम की होती है, सल्फर की होती है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। मोलिब्डेनम है वो क्षारीय मृदाओं में अच्छे से उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अम्लीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है, तो लोहे की होगी, मोलिब्डेनम की, बोरोन की या कैल्शियम की होती है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो क्या होती है, आपके अम्लीय मृदाओं के अंतर्गत जो आयरन होता है Fe जो लोहा होता है उसकी उपलब्धता अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। मैग्नीशियम का पौधे द्वारा अवशोषण रूप में होता है। तो मैग्नीशियम का अवशोषण किस रूप में होता है, मैग्नस में, मैग्निक में या दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर की जब बात की जाएगी तो वो किस रूप में लेता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि Mg++ के अंतर्गत लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, एजेक्टोबैक्टर कल्चर में प्रति ग्राम सूखे जीवाणुओं की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। तो 10⁻6 होगी, 10⁻7 होगी या 10⁻4 होगी, 10⁻8 होगी। तो जब सूखे जीवाणुओं की है ना, जो सूखा कल्चर होता है उसके अंतर्गत ग्राम सूखे जीवाणुओं की संख्या कितनी न्यूनतम होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 10⁻7। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और इसके अंतर्गत अगर गीले का पूछ लिया जाए है ना, नमी वाले के अंतर्गत पूछा जाए तो 10⁻8 हो जाती है ना, तो 10⁻8 हो जाती है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है NPMH 17 किसकी किस्म है। तो जो NPMH है वो आपकी बाजरे की है, मूंग की है, सोयाबीन की है या ज्वार की है। तो आपको पता ही होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपकी बाजरे की किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, लवन साइंस यानी कि लवन साइंसनो लेग्यूम है। तो लवन साइंसिल कौन सी है, आपके डेचा है, रिंजका है, मूंग है या चना है। तो इसके राइट आंसर की जब बात करेंगे वो कौन सी हो जाती है, आपकी डेचा हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पूसा उर्वशी किस्म है। तो पूसा उर्वशी आपकी अंगूर की है, पपीते की है, आम की है या अमरूद की है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो किसकी हो जाएगी, आपके राइट आंसर तो जो अंगूर की होती है पूसा उर्वशी आपकी किसकी किस्म होगी, अंगूर की हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में फलोद्यान की किस विधि से लगाए जाते हैं। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें फलोद्यान लगाए जाते हैं वो किस विधि से लगाए जाते हैं, समोच्च रेखा विधि से, वर्गाकार विधि से, त्रिभुजाकार या षटकोणीय विधि से लगाए जाते हैं। तो आपको पता होगा जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो फलों के उद्यान लगाए जाते हैं वो समोच्च रेखा विधि से लगाए जाते हैं, जिसे कि कंटूर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। आम का कुल होता है वो कौन सा होता है, एनाकार्डियेसी, पामेसी, म्यूजेसी या रूटेसी। तो अपन बात करें कि जो आम का कुल होता है वो कौन सा होता है, आपका एनाकार्डियेसी होता है। अब आपको बताना है कि म्यूजेसी किसका होता है और रूटेसी भी किसका होता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है। आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आपको बताने के लिए बोला जाता है, तो ये इसलिए नहीं बोला जाता कि आपको पता नहीं है, हम इसलिए बोलते हैं कि ताकि आप उसको कमेंट करोगे तो वो आपका और भी ज़्यादा शार्प होगा। और अगर कोई विद्यार्थी दूसरा भी देखेगा ना कमेंट बॉक्स के अंतर्गत, तो उससे क्या होता है कि उसको भी याद होता है। तो ऐसी चीज़ आप कभी नोट करके देखना कि अगर आपको कोई चीज़ आ रही है और आप उसको लिख देते हो तो वो ज़्यादा याद होती है ना, तो यहाँ से क्लियरनेस हो जाती है आपके लिए। तो आपका ही प्रॉफिट है इसके अंतर्गत, हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है कि अगर आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत लिखोगे इनके आंसर तो हमारे को कुछ मिलने वाला, हमारे को कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ऐसे है कि आपकी जो शार्पनेस है वो और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी, कि हर क्वेश्चन के प्रति आपको ऐसे 100% हो जाएगा कि हाँ, अब इसके अंतर्गत अपने को आंसर यही होता है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नर व मादा एवं उभयलिंगी तीनों प्रकार के पुष्प किसमें पाए जाते हैं, पपीता में, केला में, आम में या अंगूर के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो नर व मादा व उभयलिंगी तीनों पाए जाते हैं, तो आपको पपीता के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि जो गायनोडाइशियस भी पाई जाती है, मोनोशियस भी पाई जाती है, सभी प्रकार की अपने इसके अंतर्गत वैरायटी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनाब शाही अली मस्कट। तो अनाब शाही तो काफ़ी बार पूछा गया है। तो अनाब शाही और अली मस्कट है वो किसमें किसकी है, तो अंगूर की है, फालसा की है, आम की है या केले की है। तो आपको पता ही होगा जो अनाब शाही है वो आपके अंगूर की वैरायटी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अंगूर लता व मार्गलोब किसकी किस्में है, तो टमाटर की, अंगूर की, प्याज की या पपीते की है। तो अंगूर लता है और मार्गलोब है वो आपकी किसकी वैरायटियाँ हो जाती है, टमाटर की हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है। तो ये तो सभी को पता ही होगा कि वाराणसी के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्ण नर वनस्पति नर व मादा एवं नर पुष्प में नर एवं मादा स्थिति पाई जाती है। तो ये स्थिति किस पौधे के अंतर्गत पाई जाती है, तो विलायती पालक में, तरबूज में, गोभी में या बैंगन के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो विलायती पालक है उसके अंतर्गत जो पूर्ण नर है, वानस्पतिक नर है एवं मादा एवं नर पुष्पों में जो नर एवं मादा स्थिति है वो सभी की सभी इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगी, जो विलायती पालक होते हैं उसके अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फल परिरक्षण में सिरके का मात्रा यूज़ की जाती है। तो सिरके की 2%, 4%, 1% या 1 से कम परसेंट। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो किसने यूज़ की जाती है, आपकी 2% यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जेली बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग में लिया जाता है। तो एसिटिक एसिड लिया जाता है, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा कि जेली बनाने के लिए जो अपन एसिड या अम्ल यूज़ में लेते हैं वो साइट्रिक एसिड यूज़ में लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो वीडियो अगर अगर आप फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही मैं बता दूं कि 5 दिन रेगुलर विशेष रूप से आपको वीडियो देखना है। मैं आपको 5 से 8 पेपर जितने भी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर हुए हैं मैं कंप्लीट सॉल्व करवाने वाला हूँ, और यहाँ से आपको 40% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे घूम फिर के आए लेकिन आएंगे यहीं से। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हूबहू 40% तो यहाँ से देखने को मिलेंगे, और बाकी अपन अदर जो पेपर सॉल्व करते हैं वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन यह पेपर अगर एक बार आप आंखों में से निकाल लेते हो ना तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हाल ही के अंतर्गत अगर आपने 2021 का पेपर भी मैं सॉल्व कराऊंगा तो उसके अंतर्गत आप ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अपन पीछे से सॉल्व करेंगे। जैसे 2018 का हो गया, फिर 2018 के अंतर्गत जितने भी यूनिवर्सिटी के वो पेपर हो गए, फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें कि उदयपुर ने करवाया वो पेपर हो गया आपका, फिर 2012 का हो गया है ना, तो 2012 का हो गया आपका, 2013 का हो गया, इसके अलावा जो 2014 का हो गया, 18 का हो गया, जो और 21 का हो गया, और जितने भी यूनिवर्सिटी के हो गए। तो ये 5 से 7 पेपर देखोगे आप तो उससे क्या होगा कि दिमाग के अंतर्गत आपको आइडिया लग जाएगा ना, उसकी सब चीज़ों का पता चल जाएगा, दिमाग में ऐड हो जाएगा कि हाँ कौन से पेपर के अंतर्गत कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। जैसे कि वनस्पति के नाम हो गए वो काफ़ी रिपीट होते हैं, तो कौन सी प्रचलन में है। और RSSMB का एक रूल और वो ये है कि वो सिलेबस से बाहर नहीं जाता। तो सिलेबस से बाहर नहीं जाता तो आपको अंतर्गत ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। काफ़ी कोचिंगों में देखा है कि सिलेबस की बाहर की वो जो क्रॉप वगैरह हैं वो भी पढ़ा रहे हैं और कुछ भी याद कर रहे हैं बच्चे, जो काम की चीज़ है वो छोड़ रहे हैं, ऐसी वैसी चीज़ें पढ़ रहे हैं।
तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो आपके सिलेबस में है जितना ही पढ़ना है वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। और एसएसएम भी बोर्ड का पेपर होगा, उसका मैं फिर एनालिसिस कर दूंगा, एक बार और एनालिसिस करके बता दूंगा आपको कि क्वेश्चन यही सिलेबस से ही पूछा जा रहा है, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप बताइए कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में से अगर 2 बार से भी आ गया तो 98 तो सिलेबस में से है, तो 98 तो सही कीजिए, 98 तो कट ऑफ ही नहीं जाती आपकी। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको, लेकिन मैं पेपर सोल्व कर रहा हूँ उसको पूरा कंप्लीटली देखना है, ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ में।